स्टार्ट करते हैं। देखो इससे रिलैक्सेशन टाइम आप मेरे को बता सकते हो इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, है ना, यहां से लिख लेना, यहां चलो यहीं से लिख लेना, एक बार कॉपी कर लेना रफ में जैसे भी है। इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, यदि टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो बताओ, जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन था यहां पे, मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन था ऐसे करके, यदि आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो पहले तो यहां पे टकराता, ये टकराता ना टकराता, और अगर जो आप टेम्परेचर तापमान इसका बढ़ा दोगे तो इसकी जो थर्मल वेलोसिटी है v थर्मल, वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, थर्मल वेलोसिटी विल इंक्रीज, ये भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो जो रिलैक्सेशन टाइम है टाउ, टाउ क्या होगा, डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, इफ डिक्रीज करेगा, है ना, डिक्रीज करेगा, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करेगा। क्यों, क्योंकि जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे थर्मल वेलोसिटी इसकी बढ़ जाएगी, जल्दी से जाके यहां पे टकरा जाएगा, तो यहां से लेके यहां तक का टाइम, जिसे आप रिलैक्सेशन टाइम कहते हो, कम समय में ही टक्कर हो जाएगी। तो इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज, थर्मल वेलोसिटी विल इंक्रीज, बट रिलैक्सेशन टाइम, जो रिलैक्सेशन टाइम होगा, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, वेलोसिटी बढ़ जाएगी, टाइम घट जाएगा, बट टाउ विल डिक्रीज, टाउ विल डिक्रीज। अच्छा, जब टाउ डिक्रीज हो जाएगा तो मोबिलिटी क्या है, देयरफॉर मोबिलिटी, मोबिलिटी यानी कि म्यू विल, म्यू क्या होती है, म्यू होती है ई टाउ अपॉन एम, तो टाउ भी क्या है, सिंस टाउ इज डिक्रीज, इसलिए मोबिलिटी म्यू विल ऑल्सो डिक्रीज, डिक्रीज हो जाएगा, मोबिलिटी विल ऑल्सो डिक्रीज इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, मोबिलिटी विल डिक्रीज। हाँ बेटा, तो मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने पे ऑर्डर के हिसाब से तो आ गई कि मोबिलिटी कम हो गई, लेकिन सर वो तो और एक्चुअली भी तो और तेज भागने लगता है ना टेम्परेचर बढ़ाने पे। हाँ तो वो मैं कब मना करूं, भागने लगेगा टेम्परेचर बढ़ाने पर। तो सर मतलब मोबिलिटी का मीनिंग भी तो यही रहता है कि कितना तेज चल रहा है, मतलब चलने की कैपेसिटी वगैरह। हाँ बिल्कुल सही बात है ना, तो सर वो कम हो गई ना। कम नहीं हुई मोबिलिटी, मोबिलिटी वो सॉरी मोबिलिटी कम हो गई, थर्मल वेलोसिटी बढ़ गई, थर्मल वेलोसिटी बढ़ गई तो टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन डिक्रीज हो जाता है, तो इसलिए मोबिलिटी जो है वो टाइम पे निर्भर करती है, टाइम पे निर्भर करती है। मोबिलिटी कम हो गई, बताओ, जब जल्दी से पहुंच गए ना, मूव करने की एबिलिटी, स्पीड की बात नहीं कर रहे हम, थर्मल वेलोसिटी तो बढ़ जाएगी, मोबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी। कॉपी करो।
हाँ भाई, हाँ, मेरे को आप इस मोबिलिटी का यूनिट बता सकती हो? यूनिट डायमेंशन मैंने लिखा दिया था क्या इसका, मोबिलिटी का? डायमेंशनल फॉर्मूला, मोबिलिटी का डायमेंशन फॉर्मूला देखो एक बार। डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर म्यू, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर म्यू बता सकते हो? इज, कैसे निकालेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला? क्यों भाई, डायमेंशनल फॉर्मूला किस प्रकार से निकालेंगे हम? देखो, Vd इज इक्वल टू म्यू इंटू ई। यहां देखो, बोर्ड पे देखो, म्यू क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर है। ड्रिफ्ट स्पीड ये किसमें होती है? मीटर पर सेकंड में। और इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्ट पर, है ना? F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकाल लेंगे। बोर्ड पे देखो, तो ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला मीटर पर सेकंड LT माइनस 1, ये तो ऊपर आ जाएगा ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला F इजिकल टू क्यू इंटू ई से निकाल लेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? F अपॉन क्यू। फोर्स न्यूटन होता है, तो न्यूटन का फॉर्मूला ma LT माइनस 2। और क्यू क्या होता है भाई? I इंटू टी। क्यू इज इक्वल टू एम्पियर इंटू टाइम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला ml t की पावर -3 a की पावर -1। कैसे आएगा? mlt ये ऊपर चला जाएगा, a -1 t -3, तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। ड्रिफ्ट स्पीड अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड मोबिलिटी कहलाती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला ml t -3 a -1 आ गया। तो इसलिए म्यू का डायमेंशन फॉर्मूला जो आएगा, इसे ऊपर m-1, l से तो l कट जाएगा, l की पावर 0 हो जाएगी, t की पावर ऊपर चला जाएगा 2 और a की पावर 1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर मोबिलिटी। बहुत पूछा जाता है ये, m-1 t स्क्वायर a, दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर मोबिलिटी। वेरी गुड। चलो अब ये बता देता हूं, मोबिलिटी का डायमेंशन फॉर्मूला खूब पूछते हैं। यूनिट तो बता ही दोगे आप, डायमेंशन फॉर्मूला भी आप बता सकते हो, है ना? Vd इज इक्वल टू म्यू इंटू ई, याद रखना है। मैं लिख देता हूं आपको, क्या याद रखना है? Vd इज इक्वल टू म्यू ई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू मोबिलिटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हम, रिलेशन बिटवीन करंट I एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी।
वीडी में, है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन। क्या रिलेशन होता है? I इज इक्वल टू NEAVD, ये रिलेशन होता है, याद रखना है। I इज इक्वल टू NEAVD कैसे ड्राइव करते हैं वो मैं आपको बताता हूं। देखो, मान लेते हैं, चित्र बना ले, ऊपर नीचे लिख लेना। कंसीडर ए कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड क्रॉस सेक्शन एरिया A। मान लिया इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना A और लेंथ कितनी है बेटा इसकी L। क्लियर है क्या बात? सही है। एज्यूम इफ n इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब, n is the number of electron per meter cube in the conductor। n है, इसमें n कितना है? n इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब, ऐसा n इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब। इलेक्ट्रॉन होंगे ना खूब सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, खूब सारे फ्री इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन करते रहते, कोई मेरे को बता सकता है इसमें n की वैल्यू कितनी होगी? लगभग n की वैल्यू n 10 की पावर 28 और 29। हाँ, लगभग पर मीटर क्यूब इतने इलेक्ट्रॉन लगभग होते हैं, लगभग पर मीटर क्यूब। सही है। मान लेते हैं इसमें से करंट I, ऐसे यहां नहीं बनाते, दूसरा चित्र बना लेते हैं फटाफट से। ऐसे करेंगे, करंट I जा रही है, इसमें से करंट I जा रही है। क्लियर है ना? करंट I जा रही है। अब हम कंसीडर ए स्मॉल एरिया, ये स्मॉल सेक्शन of width dx, small section of width dx। consider a small section of width dx। मैंने कंसीडर कर लिया, है ना? इसे यहां पे लिख लो, चाहे इसके ऊपर लिख लो। नाउ कंसीडर a small section of width dx। ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, सही है। तो मेरे को इसका एरिया A है, वॉल्यूम कितना होगा इसका? वॉल्यूम, एलिमेंटल वॉल्यूम dV। कितना होगा इसका एलिमेंटल वॉल्यूम? dV लिख लेते हैं। dV कितना होगा? A इंटू dx, इसका वॉल्यूम बेटा A इंटू dx, एरिया इंटू विड्थ इज द एलिमेंटल वॉल्यूम। सही है। अब बोर्ड पे देखो, हमने इसमें माने n इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब है, तो ध्यान से देना, इसका मतलब है 1 मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो 2 मीटर क्यूब में कितने होंगे? 2n। तो 10 मीटर क्यूब में कितने होंगे? 10n। ऐसे ही हो गया ना? तो इस डेल्टा V, इसका वॉल्यूम कितना मान लिया हमने? डेल्टा V dV। इस dV वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? dV वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? dV इंटू n। नहीं आई बात समझ में? 1 मीटर क्यूब में n,
तो 2 में 2n, तो 10 में 10n, तो dv वॉल्यूम में कितने होंगे, वॉल्यूम की मल्टीप्लाई कर देंगे n से, है ना। देयरफॉर यहां लिखेंगे देयरफॉर, ये रफ का काम है, किसका काम है ये, रफ का। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in this elemental volume कितने हो जाएंगे, इज इक्वल टू dv इंटू n, और dv की वैल्यू कितनी है बेटा, dv की वैल्यू है a इंटू dx इंटू n। यह इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 मीटर क्यूब में इतना, तो इतने वॉल्यूम में इतना, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, पर मीटर क्यूब है ना ये, तो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। हाँ भाई करो तेजी से। बोलो, अरे कॉपी कर लो तो बता दे रहा भाई। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए हमने इस एलिमेंटल वॉल्यूम में। एलिमेंटल वॉल्यूम क्या है ये, एलिमेंटल वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन निकाले, तो इसमें चार्ज कितना होगा, चार्ज मान लिया 10, एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, ई होता है एक इलेक्ट्रॉन पे। 2 इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा, 2e, 4 इलेक्ट्रॉन पे 4e, n इलेक्ट्रॉन पे ne, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके अंदर, टोटल इलेक्ट्रॉन्स इतने हैं, इसलिए चार्ज इसके अंदर चार्ज इनसाइड एलिमेंटल वॉल्यूम, एलिमेंटल वॉल्यूम कितना होगा फिर चार्ज, dq मान लेते हैं, dq इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू e, तो कितना आ गया dq इज इक्वल टू NEA dx। समझ में आई बात। अब देखो यहां से इसके अंदर चार्ज एंटर किया, यहां पे dq मान लिया, और उधर चला गया चार्ज dq, ऐसे जा रहा है ना करंट, I जो होती है वो dq अपॉन dt होती है। चार्ज इधर से जा रहा है, इधर आ रहा है, मान लिया ये चार्ज, इसके अंदर चार्ज इधर की ओर dt टाइम में चला जाता है ना। मान लेते हैं इफ dq चार्ज passes through this section in time dt, then I इज इक्वल टू क्या कहलाएगा, dq अपॉन dt, तो n e a dx अपॉन dt। तो यहां पे देखो दिस इज इक्वल टू n e a dx अपॉन dt, और dx अपॉन dt यही क्या है, एवरेज स्पीड, इलेक्ट्रॉन्स चार्ज की स्पीड dx अपॉन dt, इसे बोलते हैं ड्रिफ्ट स्पीड। I is equal to NEA VD. What is dx upon dt is the average velocity, average thermal velocity, average drift velocity VD,
है ना, यहां पे लिख लो सिंस dx अपॉन dt इज इक्वल टू vd, तो I इज इक्वल टू NEA vd, I इज इक्वल टू NEA vd। I is equal to NEA VD। दूसरी बात, ये तो बोर्ड का काम है, बोर्ड में बनाते हैं ऐसे, बोर्ड का मैंने पूरा लिखा दिया आपको, है ना, I is equal to NEA VD। लेकिन आपको इस फॉर्मूले को याद रखना है। व्हाट इज इट? दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड drift speed, their drift velocity। I is equal to NA VD। This is the required relation। Relation between current density and electric field। Relation between current density and electric field। करो। हाँ भाई, जब कॉपी कर लो तो बता देना बेटा। रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो कैसे करेंगे, हम यूज करेंगे रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यूज रिलेशन I is equal to NEA VD। यूज रिलेशन I is equal to NEA VD। तो अगर जो मैं इसे A से डिवाइड कर दूं, ऐसे, जैसे ये था ना हमारा, ये क्या था इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, लेंथ कितनी थी L, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब कितने थे, N इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब। तो I अपॉन A is equal to NE into VD। तो what is I upon A? is the current density, J is equal to NE VD। दूसरी बात VD is equal to mu E। आपको याद रखना VD is equal to mu E। दूसरी बात mu क्या होता है? mu होता है NE E tau upon M। दिस इज द मोबिलिटी। बोलो ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो देखो यहां पे कैसे कर देंगे हम, J इज इक्वल टू NE VD की जगह क्या लिख दूं, E टाउ अपॉन M इनटू E। ध्यान से देखो, J इज इक्वल टू NE स्क्वायर टाउ अपॉन M इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस क्वांटिटी इज कांस्टेंट which depends upon n। E तो कांस्टेंट है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और टाउ पे निर्भर करती है। दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड सिग्मा। क्या कहलाती है बेटा ये?
दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड सिग्मा। तो इधर से लिख लेना, इधर से J इज इक्वल टू सिग्मा ई इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। क्लियर है क्या? व्हाट इज सिग्मा? दिस इज एन स्क्वायर टाउ अपॉन एन, वेयर, एक मिनट, दिस इज कॉल्ड, लिखो मत, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पॉइंट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। इसे हम पॉइंट फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ भी कहते हैं इस रिलेशन को। वेयर व्हाट इज सिग्मा? एन स्क्वायर टाउ अपॉन एम इज कंडक्टिविटी। सिग्मा को क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी। कॉपी करो यहां तक पहले। सिग्मा इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। Sigma is called conductivity. ऐसे साफ कर देता हूं मैं। सर, हाँ बेटा। सर इसमें मतलब माइनस क्यों कंसिडर नहीं किया इसमें? BD इक्वल्स टू माइनस म्यू। हाँ, ये जो है बिल्कुल सही बात है। ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की है, मान लिया इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है। आगे बात समझ में? इसमें भी जो हाँ, तो जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे करंट डेंसिटी है, देखो एक बार, जैसे मान लिया आपने इसके अक्रॉस बैटरी लगाई तो इलेक्ट्रॉन जो है इधर भागेंगे, इधर भागेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे सेटअप होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे सेटअप होगा, ऐसे करके। सही है बात? तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड भागेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होगी इलेक्ट्रॉन की, वो माइनस म्यू इंटू ई होगी। लेकिन मैग्नीट्यूड की बात करें तो म्यू ही लिख सकते हैं, तो इसलिए माइनस आता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी इधर है। आई बात समझ में? लेकिन जब हम J इक्वल टू सिग्मा ही लिखेंगे, मैग्नीट्यूड में लिखेंगे पहले, तो जो करंट डेंसिटी होगी वो I की डायरेक्शन में होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर और करंट भी इधर, यानी कि करंट डेंसिटी भी इधर। तो J इक्वल टू सिग्मा ई। तो जो करंट डेंसिटी होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होती है, और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन की, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में होती है। इसलिए मैंने मैग्नीट्यूड ही लिखा है यहां पे, वेक्टर नहीं लिखा। फिर मैंने मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करा है और वेक्टर फॉर्म में ये लिखा है। सही है भाई? ये बात है, बिल्कुल सही बात है, माइनस माइनस का चिन्ह। लेकिन आज तक इस माइनस चिन्ह का कोई कभी किसी क्वेश्चन में जिक्र नहीं किया गया है ना, ये है, पूछा नहीं गया कोई भी। जब कॉपी कर लो तो बता देना भाई। वेरी गुड, ध्यान से देखो।
तो अब हम बात करते हैं कंडक्टिविटी की। कंडक्टिविटी चालकता, हिंदी में बोलते हैं चालकता, है ना। मतलब कंडक्ट करने की एबिलिटी जिसकी ज्यादा होगी, है ना। सबसे ज्यादा कॉपर उसमें होती है, सोने में Au की कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है ना। फिर सिल्वर की होती है, फिर कॉपर की होती है, ऐसे है। तो जो कंडक्टिविटी है जिसे हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं वो n²/τ/m है। व्हाट इज n? इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। तो जिसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब मेटल में ज्यादा होंगे उसकी चालकता बढ़ जाएगी। वैसे तो M और E क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। M क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। नहीं भाई, ये तो फिक्स है, -31 kg। दीज आर फिक्स। बदलेगा क्या? इलेक्ट्रॉनों की संख्या बदल जाएगी। कैसे बदल जाएगी? मेटल बदल दो। आप एल्यूमिनियम ले लो तो n कम हो जाएंगे, उसमें 10⁻27 हो जाएंगे। किसमें? मतलब लगभग बता रहा हूं मैं, एग्जैक्ट नहीं बता रहा। एल्यूमिनियम में Au में सबसे ज्यादा होंगे, उसके बाद सिल्वर में होंगे। बोलो। नहीं, सबसे ज्यादा तो सिल्वर की होती है कंडक्टिविटी, सबसे ज्यादा सिल्वर में होंगे। Ag की कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है ना। तो ये जो टाउ है, टाउ, व्हाट इज टाउ? टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम। टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम। ध्यान से देखो, कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाउ। n1 को तो छोड़ दो, ये तो फिक्स है। n पे भी कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि कॉपर लो, सिल्वर लो, सबका लगभग एक सा ही रहता है, थोड़ा बहुत अंतर रहता है ना। मेनली डिपेंड करती है कंडक्टिविटी किस पे? टाउ पे। व्हाट इज टाउ? टाउ इज द टाइम इंटरवल। देखो ऐसे, मैंने पहले ही बताया था, ये ना, मान लिया L है, L। व्हाट इज L? This is the distance between two successive collision. What is L? Distance between two successive collision. और इस L को हम मीन फ्री पाथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीन फ्री पाथ, लैम्डा। दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच की टक्कर को, के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ। कॉपी करो यहां तक। वेरी गुड। देखो, मीन फ्री पाथ। अब जब मेटल के अंदर, जैसे मैंने पहले भी बता चुका हूं इस चित्र में, मेटल के अंदर ऐसे जा रहा है, दो कोलिजन के बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं लैम्डा, मीन फ्री पाथ। और ये जो डिस्टेंस कवर होती है, डिस्टेंस ये वाली जो कवर होती है, ये किस स्पीड से कवर होती है? थर्मल स्पीड से। किससे? थर्मल स्पीड से। और मैंने बताया था ये जो एनर्जी होगी ये किस पे डिपेंड करेगी? हाफ एम VTH का स्क्वायर। तो VTH जो होगी वो √3kT/m हो जाएगा। बोलो। तो यहां से लेके यहां तक के बीच के लिए जो टाइम है कितना मान लो? टाउ मान लो। तो S बराबर UT, यानी टाइम बराबर S/U, यानी कि टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, या डिस्प्लेसमेंट
अपॉन वेलोसिटी। बोलो, तो बोर्ड पे देखो, डिस्प्लेसमेंट यहां से लेके यहां तक कितना है, लैम्डा। व्हाट इज लैम्डा? लैम्डा इज द मीन फ्री पाथ, और यहां से लेके यहां तक कितने स्पीड से मेटल के एटम के बीच में चल रहा है इलेक्ट्रॉन, वीटीएच से। तो वीटीएच कितनी होती है, √3kT अपॉन m। बोलो, तो ये जो टाइम है यही क्या कहलाएगा, टाउ। तो ध्यान से देखो, टाउ हो गया लैम्डा √m अपॉन 3kT। बोर्ड पे देखो, जो ये टाउ है, टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √t। मैंने बताया था ना पहले भी कि जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, इनके बीच का कोलिजन का टाइम घट जाएगा एज टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। मैंने बताया था रिलैक्सेशन टाइम इज डिक्रीज। तो जब रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाएगा, बोर्ड पे देखो, इसलिए सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू टाउ एंड टाउ इज प्रोपोर्शनल टू 1/t। बोर्ड पे देखो, तो इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड देन कंडक्टिविटी सिग्मा विल डिक्रीज कंडक्टिविटी। एज इंग्लिश में लिख देते हैं, एज टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड conductivity will decrease in case of metals। metals के लिए कर रहे हैं बेटा हम, in case of metals के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पर जो मेटल की कंडक्टर की कंडक्टिविटी है वो कम हो जाती है। करो करो, कॉपी करो। ओके ओके, एक मिनट में ही देख रहा था। हाँ, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, मैं लिख देता हूं। हाँ भी एक चीज और होती है, वो होती है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी बेटा बता सकते हो रेजिस्टिविटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से। रो रेजिस्टिविटी is inversely proportional to conductivity। resistivity is inversely proportional to, है ना, ऐसे लिख देते हैं, reciprocal
reciprocal of conductivity is called resistivity and it is represented by रो। इसलिए रो क्या बोलते हैं इसे क्या बोलते हैं सिग्मा। रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन सिग्मा। मेरे को याद है इसे n स्क्वायर टाउ अपॉन m बोलते हैं, है ना। तो रो जो होगा m अपॉन n स्क्वायर टाउ होगा। तो एज टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड रेजिस्टिविटी क्या होगी बताओ। टेम्परेचर बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी कम होगी, रेजिस्टिविटी will increase resistivity will increase। टेम्परेचर बढ़ाते हैं कंडक्टिविटी कम होती है किसकी, लेकिन मेटल्स की, और रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। रेजिस्टिविटी का मतलब है विरोध करने की क्षमता, अवरोध उत्पन्न करने की क्षमता। कंडक्टिविटी ऑफ सिल्वर ऐसे लिखते हैं, कंडक्टिविटी किसकी, सिल्वर की सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद कॉपर की होती है, उसके बाद गोल्ड की होती है, उसके बाद एल्यूमिनियम की होती है। ये है सिग्मा सिल्वर इज ग्रेटर देन सिग्मा कॉपर इज ग्रेटर देन सिग्मा एयू इज ग्रेटर देन सिग्मा एल्यूमिनियम। ये है, इसे याद रखना है। देखो सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी सिल्वर की होती है। हाँ भाई, देखो सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी सिल्वर की होती है, चांदी की, लेकिन उसके बाद कॉपर की होती है। तो सबसे अच्छा चालक कौन है, चालक कंडक्टर सिल्वर है। लेकिन फिर भी सिल्वर के हम वायर नहीं बनाते। जो वायर मिलते हैं, है ना, मार्केट में जो वायर मिलते हैं वे कौन कौन सी मेटल के मिलते हैं बता सकते हो आप? कोई बताओ बच्चा मेरे को, जो घरों में वायर यूज होते हैं। कॉपर और एल्यूमिनियम। हाँ वेरी गुड। कॉपर और एल्यूमिनियम के वायर मिलते हैं, सिल्वर के नहीं मिलते, ऐसा क्यों? हाँ बस, अरे कॉस्टली है ना, है तो अच्छा लेकिन कॉस्टली है, तो हम कम अच्छा ले लेंगे, लेकिन ले तो लेंगे, पैसे तो हो जाएंगे। अब सिल्वर के वायर कौन बनाएगा?
नहीं आई बात समझे? तो ये अच्छा है लेकिन कॉस्टली है, इसलिए सिल्वर के वायर कहाँ, किसी किसी इंस्ट्रूमेंट में सिल्वर की बाइंडिंग मतलब सिल्वर का तार यूज करते हैं जहां पर हाई कंडक्टिविटी की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत ही प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट में, है ना। सिल्वर कॉपर का जनरली यूज होता है, लेकिन मार्केट में भी दो टाइप के वायर, जैसे आप कूलर खरीदने जाओगे, कूलर गर्मी है ना, तो कूलर खरीदने जाओगे या इन्वर्टर खरीदने जाओगे तो वहां दो प्रकार की मोटर मिलती हैं। आजकल तो वैसे चाइना का कॉपर आ रहा है, वो तो बहुत ही फर्जी है, चाइना की मोटर मिलती है। तो हमारे इंडिया में दो टाइप की वाइंडिंग वाली मोटर मिलेंगी आपको, एक तो कॉपर वाली, एक एल्यूमिनियम वाली। कॉपर की वाइंडिंग वाली आप खरीदोगे तो महंगी पड़ेगी वो, लेकिन अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि उसकी चालकता यानी कंडक्टिविटी कॉपर की क्या होती है, ज्यादा होती है, इसलिए कॉपर वाले कूलर महंगे आते हैं। लेकिन आजकल देखोगे सब फर्जी है ना, एल्यूमिनियम से बना रखे उन्होंने सब ने। पहले तो कॉपर की बॉन्डिंग चलती थी, अब तो एल्यूमिनियम को भी थोड़ा मॉडिफाई करके इसमें मिश्र धातु बना के, है ना, लगा के एल्यूमिनियम के बना देते हैं। इसलिए जब भी आप खरीद के लाओ थोड़ा महंगा जरूर पड़ेगा, कॉपर वाला खरीद के लाना। समझ में आई बात? क्योंकि कॉपर की कंडक्टिविटी अच्छी होती है, अच्छा वायर होता है, यह बात है। किसी के दिमाग में कोई प्रश्न घूम रहा हो तो पूछ सकता है। चलो ये भी मैंने आप साफ कर दिया। अब लिखो, देखो, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस V एंड करंट I इन कंडक्टर। चलो बस ऐसे लिख लो, पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू IR, इसकी बात करने वाले हैं। V इज इक्वल टू IR, ये रिलेशन अब हम प्रूफ करने वाले हैं। कर लो फटाफट तेजी से। मान लेते हैं हमारे पास एक कंडक्टर है, इसकी लेंथ L है और इसका एरिया A है, सही है। इसकी कंडक्टिविटी सिग्मा है। क्या है कंडक्टिविटी? और रेजिस्टिविटी रो है। आपने इसके अक्रॉस एक बैटरी लगा दी, बोलो V वोल्ट की, तो करंट फ्लो होने लगेगी, ऐसे करके होने लगेगी ना। तो किसी पॉइंट पे हम J इक्वल टू सिग्मा इंटू E लगा सकते हैं। मान लिया व्हाट इज करंट डेंसिटी इन इट, J, इलेक्ट्रिक फील्ड E, तो बेटा J बता सकते हो J कितना होगा। यदि इसमें करंट I है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, तो J क्या लिखेंगे हम, I अपॉन A इज इक्वल टू सिग्मा। आउट पे देखो, यहां पे पोटेंशियल 0, यहां V, तो यहां पोटेंशियल 0, यहां पोटेंशियल V, ये रहा ना V। एक वायर एक पोटेंशियल, दोनों के बीच लेंथ L और इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर, यहां बना साइड में बना लेना, दूसरा चित्र बना सकते हो ऐसे करके। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये प्लस 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 होगा, ये माइनस माइनस, इलेक्ट्रिक फील्ड। लेंथ कितनी है L, यहां V 0। बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या रिलेशन होता है बेटा, E बराबर V इंटू L, यही तो होता है E बराबर VD। तो इलेक्ट्रिक फील्ड V इज इक्वल टू E इंटू D, यही तो होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस 0 ऐसे लिखेंगे, V माइनस 0 इज इक्वल टू E इंटू L, ये हो गया। तो E बराबर V अपॉन L, इसे आप रफ में लिख लेना बेटा, सही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसके अंदर सेटअप होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके
इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय लेंथ। तो बोर्ड पे देखो, हम इसे लिख सकते हैं आई एल अपॉन ए इंटू सिग्मा इंटू बी, 1/6 यहां पे लिख देंगे सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू बी अपॉन एल। अब सिग्मा इज इक्वल टू रो इज इक्वल टू 1/सिग्मा, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखो, इसके बाद यहां से लिखना है आई एल अपॉन ए 1/सिग्मा रो इज इक्वल टू वी, तो v इज इक्वल टू एल रो, v इज इक्वल टू एल रो अपॉन ए इंटू आई, यानी रो एल अपॉन ए इंटू आई, ये हो जाएगा। देखो कॉपी करो यहां तक। हाँ भाई, इस क्वांटिटी को रो एल अपॉन ए, रो तो है रेजिस्टिविटी, एल है इसकी लंबाई, ए है इसका एरिया। तो फॉर ए गिवन कंडक्टर रो एल अपॉन ए को बोलते हैं हम आर। व्हाट इज आर? आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। तो हम इसे लिख लेंगे, इसे V इज इक्वल टू आर आई या V इज इक्वल टू आई आर। दिस इज द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। व्हाट इज आर? आर इज द, यहां मत लिखना, यहां लिख लेना, वेयर आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए इज रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। जब कॉपी कर लो तो बता देना बेटा, ये E बराबर V अपॉन एल, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में रिलेशन पढ़ाया था ना आपको, वही है ये EVL। V इज इक्वल टू ED, dV इज इक्वल टू माइनस E डॉट dr। हाँ भाई, सभी बच्चों को पढ़ा रखा है dV इज इक्वल टू माइनस E डॉट dr से पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन।
इसके लिए लिख लेना यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन, आर क्या है, रो एल अपॉन ए, तो डिपेंड्स अपॉन पे किस किस पे डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस, बता दो। रेजिस्टेंस विल डिपेंड्स अपॉन रो, रो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, है ना। व्हाट इज रो? रो इज द रेजिस्टिविटी, रो इज द रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी या ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसे, L अपॉन सिग्मा इंटू ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि रो क्या होती है, 1 अपॉन सिग्मा, जिसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी उसकी रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी। नहीं आई बात समझ में? कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, जिसकी कंडक्टिविटी कम होगी। रेजिस्टिविटी का मतलब होता है रेजिस्ट करने की एबिलिटी, है ना। तो रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मेटल, नेचर ऑफ मेटल पे निर्भर करेगी। आई बात समझ में? रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन, फर्स्ट पॉइंट, नेचर ऑफ मेटल। सेकंड पॉइंट, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। जितना लंबा वायर होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा, यानी कि लेंथ ऑफ कंडक्टर। तीसरा पॉइंट, L अपॉन ए, किस पे, एरिया ऑफ द कंडक्टर, नहीं इनवर्सली, जिसका एरिया कम होगा, जिस कंडक्टर का एरिया कम होगा उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नेचर के प्रोपोर्शनल और एरिया के प्रोपोर्शनल, दैट इज रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन मटेरियल, अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल एंड शेप ऑफ कंडक्टर। एंड शेप लिख लो बस, उसकी शेप का मतलब उसका आकार कैसे करके बना हुआ है। रेजिस्टेंस आकार पे निर्भर करता है। बोर्ड पे देखो, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, जब कॉपी कर लो बेटा आराम से तो मेरे को बता दो। हाँ भाई, कोई बच्चा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस बता सकता है? व्हाट इज द ओम? वेरी गुड। पढ़ते हो, टेस्ट मैं लूंगा तुम्हारा एक बार।
है ना। तो ये है यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। ओम का मतलब OHM, ओम। सिंबल क्या है इसका, ये सिंबल है ना, देख लेना किताब में। तो बोर्ड पे देखो, ध्यान से देखो, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, हाँ भाई रेजिस्टिविटी कैसे, R इज टू रो L अपॉन ए, रफ में लिख लेना इसे, रफ में, है ना। ये तो हो गया ओम, OHM ओम, रो मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर, कट गया। तो यह आएगा ओम मीटर, नहीं आई बात समझ में, इज ओम मीटर, नहीं आई बात समझ। ये इसकी यूनिट होती है। बोर्ड पे देखो, इसके बाद लिखना, ये तो रफ का काम है। अच्छा, यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, हाँ भाई सिग्मा की यूनिट। रफ में क्या करोगे, सिग्मा को 1 अपॉन रो, तो 1 अपॉन ओम मीटर, हाँ, इज 1 अपॉन ओम मीटर। बोर्ड पे देखो, ओम को उल्टा कर देंगे तो ये बन जाएगा मोहो और मोहो, मोहो पर मीटर, मोहो पर मीटर। और इस मोहो को हम साइमन भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, साइमन, साइमन पर मीटर। तो कंडक्टिविटी की कई सारी यूनिट आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। ओम मीटर इनवर्स, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ओम मीटर इनवर्स, ऐसे लिख सकते हो। और OHM ऊपर गया तो क्या हो गया, MHO, मोहो पर मीटर, और मोहो को हम साइमन पर मीटर भी बोलते हैं। फिर कंडक्टिविटी की बहुत सारी यूनिट होती हैं। देखो, कॉपी कर लो तो बता देना मुझे। अरे कर लो। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस निकाल के बताओ। डायमेंशनल, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर R बता सकता है कोई बच्चा? करो कोशिश, बाकी कॉपी करो। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस निकालो। L, एल, अबे इतना आसान तो नहीं आएगा। एल कैसे आ जाएगा, देखो यहां पे, जब कॉपी कर लो तो बता देना भाई। देखो V इक्वल टू आई आर से जाओ, तो जो R होगा वो I अपॉन V होगा। तो I का तो एम्पियर आ गया, वोल्ट का लिख दो आप। वोल्ट का कैसे लिखोगे भाई, डायमेंशन फॉर्मूला V इक्वल टू E इंटू डी से। हाँ देख लो जो भी है, हाँ मेरे याद नहीं है, मैं तो निकालता ही हूं। तो dV इक्वल टू E डॉट टी, ऐसे आएगा ना वोल्टेज का। तो हाँ वोल्टेज का इससे भी निकाल सकते हो, W बराबर Q इंटू डेल्टा V, ऐसे भी निकाल सकते हो, W अपॉन Q, है ना, V का, वोल्टेज का। भाई पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज एक ही बात है,
W अपॉन Q से निकाल लो या V इज इक्वल टू ED से निकाल लो, किसी से भी निकाल लो। मैं W अपॉन Q से निकाल रहा हूं क्योंकि W का याद है मेरे को ml स्क्वायर t माइनस 2 और Q का भी याद है a इंटू टी। तो वोल्टेज का कितना हो जाएगा m l स्क्वायर t माइनस 3 a माइनस 1, ये वोल्टेज का हो गया, यहां रख देंगे हम। सही है, तो कितना आएगा ये वोल्टेज का ml स्क्वायर t माइनस 3 a माइनस 1। कितना फॉर्मूला आ जाएगा बेटा इसका, ये आ जाएगा m माइनस 1 a की पावर 2 l की पावर 2 t की पावर माइनस 3। देखना बेटा सही आ रहा है या गलत आ रहा है, देखो चेक करो। उल्टा लिखा है वो आपने ऊपर। हाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। R इक्वल्स टू V। हाँ बिल्कुल सही बात है, R इज इक्वल टू V अपॉन आई, तो V अपॉन आई हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो वोल्टेज का तो ये आ जाएगा ml स्क्वायर t माइनस 3 a माइनस 1 अपॉन a, सो दिस इज ml स्क्वायर t माइनस 3 a की पावर माइनस 2। अब बिल्कुल सही है। ये जो डायमेंशन फॉर्मूले में निकलवा रहा हूं मैं ऐसे ही नहीं निकलवा रहा हूं कि मैं 11th का पढ़ाना चाहता हूं, नहीं। इस चैप्टर में सिग्मा, रो, रेजिस्टेंस, मोबिलिटी, साइमन, मो, ओम, ये सब यूनिट डायमेंशन में पूछे जा चुके क्वेश्चन और पूछे जाते रहेंगे। जो भी क्वेश्चन पेपर आता है उसमें एक क्वेश्चन यूनिट डायमेंशन का जरूर आता है, वो पहले चैप्टर से नहीं आता। बीच में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी टफ सी फिजिकल क्वांटिटी पड़ती हैं, आप उन सभी के डायमेंशन फॉर्मूले और यूनिट जरूर लिखें। एक क्वेश्चन नीट में 45 में से एक, और आईआईटी में मेंस की बात करूं मैं, मेंस में भी 100% आता, एक जरूर आना है डायमेंशन का, ऐसे ही आएगा। वो डायमेंशन पूछ देगा रो की और सिग्मा की, कॉपी करो, रो और सिग्मा का डायमेंशन फॉर्मूला लिख दो बेटा। हाँ भाई लिख दोगे नहीं? अबे रो का यहां से लिख दो ना। रो क्या होता है, R इंटू ए अपॉन एल। तो हाँ, तो रेजिस्टेंस का तो यहां से लिखना है ml स्क्वायर t माइनस 3 a माइनस 2 इंटू, और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, नहीं यानी एल स्क्वायर अपॉन एल, ऐसा हो जाए ना, तो ये कट जाएगा, तो आ जाएगा ml की पावर 3 t की पावर माइनस 3 a की पावर माइनस 2। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर रो, एंड सिग्मा के लिए इसका उल्टा हो जाएगा माइनस 3 t की पावर 3 a की पावर 2। बोलो क्लियर है क्या बात? कॉपी कर लो बेटा।
क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन, क्या रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर पर डिपेंड करता है? बताओ बेटा आंसर। क्या रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर पर डिपेंड करता है? ये दिमाग में रखना, V = IR। बोलो, क्या पोटेंशियल डिफरेंस, क्या रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस पर निर्भर करता है? बोलो कीर्ति। नो। अच्छा ठीक है, नहीं करता। नो आंसर क्या आएगा इसका? नो। लेकिन यहां तो आ रहा है R = V/I, ये तो दिखा रहा है फॉर्मूले से। सर वो अकॉर्डिंगली एडजस्ट होते रहेंगे। हाँ वेरी गुड, अकॉर्डिंगली एडजस्ट होते रहेंगे। रेजिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ द वोल्टेज टू द करंट इन द कंडक्टर। रेजिस्टेंस तो वोल्टेज पे डिपेंड, जैसे मान लीजिए ये कंडक्टर है, ये है, ये रेजिस्टेंस है इसका कुछ। अब इस पे आपने बैटरी लगा रखी है या आपने इसकी बैटरी नहीं लगा रखी, तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो तो इस पर निर्भर करेगा, बैटरी पे थोड़ी ना निर्भर करेगा। जैसे कैपेसिटर पे नहीं था, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस के पोटेंशियल डिफरेंस पे निर्भर करती है? बिल्कुल नहीं करती। किस पे निर्भर करती है? C = ε0 A/d, उसके एरिया पर, उसके डिस्टेंस पे। ऐसे इसमें ρ/L/A एरिया पर और डिस्टेंस पे निर्भर करती है। कैपेसिटर है, ये रजिस्टर है। आगे क्या बात समझ में? नो, क्योंकि है ना R क्या होता है? R जो होगा V/I, ये तो होता है कांस्टेंट होता है ना। सिंस R = V/I = कांस्टेंट, यही ओम का नियम है, यही ओम का नियम है, क्योंकि रेजिस्टेंस ρ/L/A पे डिपेंड करता है, पोटेंशियल डिफरेंस पर निर्भर नहीं करता। मैंने लिखाया था ना, रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ कंडक्टर, इसकी लेंथ पर और इसकी एरिया पर। पोटेंशियल डिफरेंस लिखा ही नहीं था, है ना। नो, इट डज नॉट डिपेंड, यही ओम का नियम भी है। हाँ बेटा। सर मतलब ये तो ऐसे था कि पोटेंशियल अप्लाइड जो है वो 0 है, वो मतलब अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो फिर करंट फ्लो हो सकता है? फिर भी नहीं, करंट फ्लो नहीं होगा। सर मतलब रिलेशन के अकॉर्डिंग देखे तो अगर रेजिस्टेंस बिल्कुल 0 हो जाए, जैसे सर सुपर कंडक्टर्स जो रहता है उनमें लो टेम्परेचर्स पे हो जाती है ना, तो सर तब नहीं, सुपर कंडक्टर अलग चीज है ना, उसका मतलब डिस्कशन हमारे सिलेबस में है नहीं। सुपर कंडक्टर का डिस्कशन वो तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है ना। ये है सुपर कंडक्टर, अलग चीज है। ये हम सिंपल कंडक्टर की बात कर रहे हैं, सुपर कंडक्टर की बात नहीं कर रहे। नहीं, ये बात है। अच्छा सर। हाँ, सुपर कंडक्टर की थ्योरी अलग है, टेम्परेचर पर रिलेशन काफी होता है उसका, है ना। ये है। अब लिख लो आप, यही है ओम का नियम, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ लिख लो तेजी से, ओम्स लॉ। देखो, V/I = R। If we draw the, मान लिया ये हमारे पास कंडक्टर है और ये हमने वोल्टेज लगा रखा है और यह करंट है और इसका रेजिस्टेंस R है ना, रेजिस्टेंस इसका R है। एक पॉइंट और लिख लेना यहाँ पे, छोटा सा, सिंबल ऑफ रेजिस्टर। रेजिस्टेंस का जो सिंबल होता है ना, जैसे कैपेसिटर का सिंबल ये था, ऐसी रेजिस्टेंस का सिंबल क्या है? ये है रेजिस्टेंस का सिंबल। इसके बीच में उबड़ खाबड़
ये है ना, जिग जैग पाथ। कैसा पाथ? जिग जैग पाथ। इसका मतलब ये है कि जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा करंट के पाथ में, उतना ही अवरोध उत्पन्न होगा। ये अवरोध को रिप्रेजेंट करता है, अवरोध को, जिग जैग पाथ। ऐसे करंट, रेजिस्टेंस आगे ना, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। हिंदी में क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस को? प्रतिरोध। जो अवरोध उत्पन्न करे, जो अवरोध उत्पन्न करे वो प्रतिरोध कहलाता है। हिंदी में प्रतिरोध बोलते हैं बेटा, हिंदी मीडियम के विद्यार्थी। प्रतिरोध, जो अवरोध उत्पन्न करे वो प्रतिरोध। हिंदी में तो समझ में आ जाता है, इंग्लिश में तो हमें पता ही नहीं चलता क्या क्या है ना। तो ये है, बना लो इसे सिंबल ऑफ, ये सिंबल ऑफ कैपेसिटर था, ऐसे ही सिंबल ऑफ रजिस्टर है। इसी तरीके से सिंबल ऑफ इंडक्टर भी होगा ऐसे। मैं इंग्लिश लिख देता हूं इसकी। इफ फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर लाइक टेम्परेचर, pressure and other atmospheric conditions are constant, then potential difference across conductor is directly proportional to current। ऐसे है। That is V is proportional to I। किसी ने I इक्वल टू V प्रोपोर्शनल भी लिख रखा होगा, है ना, ऐसे दोनों सेम है, लिख लो, कॉपी कर लो। इससे आगे कल पढ़ेंगे, ठीक है।